अच्छा बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं हम। कल हमने डेफिनेशंस तक तो मुकम्मल कर लिया था, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात ये बच्चों के हमारा आ गया है, क्या कहते हैं यार, वो स्पोर्ट्स गाला आ गया है कॉलेज में। और गालबन किसी वजह से मेरे जहन में भी नहीं रहा, मेरा ख्याल था आपको किसी ने बताया होगा और आप समझ ही जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि आप लोगों को तो किसी ने कहा ही नहीं, सुलाई ही नहीं मारी। तो बड़ा अच्छा वो इवेंट है। तो हम खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं, वैसे मजेदार इवेंट होता है, मतलब कि बच्चे खेल रहे होते हैं, हम जरा उनको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, और फिर जरा गेम्स का वो थोड़ा सा ही चांस मिलता है हमें जरा ग्राउंड्स में निकलने का। सीए के लोग बहुत कम ग्राउंड्स में निकलते हैं। तो साल में कोई एक आध बार ऐसी सिचुएशन होती है, बच्चे भी तादाद में अच्छे खासे हैं, तो मजा आता है खेलने का। तो अगर हो सके तो आप सब बच्चे खेलें, बल्कि मैं कहूँगा सारे ही खेलें यार। एक टीम बना लेते हैं, सही है भाई। तो हमारे से एक टीम बन जाएगी हमारी क्लास से। उसका बेहतरीन तरीका है, दो बना लें, कोई मसला नहीं है। और उसका तरीकाकार ये है कि आप ग्राउंड चले जाएं, एक दफा आपस में छोटा सा मैच खेल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, आप कल उधर आ जाना, मैं साइड पे आपको जगह दे दूंगा। वहां जाके आप जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, साइड पे बड़ी जगह होती है, थोड़ी गेम वेम खेल के तो प्रैक्टिस कर लेंगे, पता लग जाएगा कौन कितने पानी है। यही तय करना होता है, पहला ओवर कौन करेगा, ओपनिंग कौन करेगा। वो जरा बच्चे आपस में खेलते हैं तो पता लग ही जाता है। क्या ख्याल है बच्चों? तो कल फिर आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, तरीकाकार तो वैसे इन्होंने मुझे बताया था कि कोई होता है कि टीम कोई सिक्योरिटी जमा कराती है। को पता है आपको कि कोई नहीं सिक्योरिटी? कितनी है? 550? एक टीम के एक प्लेयर, एक पर्सन के? बाकी चलो करा दो यार, मेरे मेरा ख्याल है वो ग्राउंड भी काफी महंगी ली है। वो भी खर्चे हैं, बाकी खर्चे भी हैं, लेकिन खाना वाना भी आपको देंगे वो लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है, शायद इसलिए इकट्ठे किए होंगे पैसे। मुझे तो आइडिया इसका नहीं इतना होता, मैं तो बस मुझे बुला लेते हैं, मैं शोर शोर में जाके आ जाता हूँ। अंपायर खड़ा कर देते हैं मुझे, कभी कभी मुझे मतलब कि बैठा होता हूँ, कमेंट्री पे लगा देते हैं मुझे। कमेंट्री पे लगा देते, बच्चे लड़ पड़ते हैं मेरे साथ। वो कमेंट्री कर रहा था मैं, तो वो गेंद डायरेक्ट टांगों से निकल गई उसके, पकड़ी उससे गई नहीं। एक ने कैच छोड़ दिया, मैंने कहा यार गेंद बहुत गर्म थी, उनके हाथ पे लग के निकल गई। थोड़ी बहुत बात की तो वो बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैंने कोई दो चार बातें कर दो ना तो बच्चे वैसे ही याद कर, लेकिन मजा बड़ा आया, मैंने ऐसी सबकी मिट्टी पलीत कर दी। हाँ बिल्कुल। वो बॉलर था, गेंद कभी इधर कर दे कभी उधर कर दे। मैंने उसमें मुहावरा बोल दिया अपने अंदरून शहर का, कभी इंगियां लत्ता थे पुलिस मुकाबले। तो बड़ा मजेदार इवेंट होता है, सब लोग एंजॉय भी करते हैं। पिछली दफा एक पश्तो भाई आए हुए थे, वो भी मेरे साथ तबसरा वो करते थे पश्तो में। अच्छा, मुझे कोई समझ नहीं आती थी। मैं कहता ये गेंद आपके ख्याल में कैसी रही, वो ज्यादा गाड़ोड़ा। तो शुरू हो जाते। अच्छा बच्चों, एनीवे बात हम ये कर रहे थे कि आज पढ़ना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली बात ये बच्चों, फोर्थ फैक्टर प्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। किताब में पेज ढूंढना पड़ेगा आपको। ढूंढा? पेज नंबर बताएं बच्चों, पहले पेज, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन है उन्हें हम बता सकें कि पेज नंबर क्या है। ठीक है जी, पेज नंबर 9 जी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पेज नंबर 9। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो फैक्टर है ना, उसको वो कहता है लैंड। और लैंड में कहता है दो तरह के लैंड का, पहले तो लैंड का मतलब समझाता है। कहता है लैंड का मतलब ये नहीं होता जो हम आम जिंदगी में लेते हैं। हम सॉइल को लैंड कहते हैं, सरफेस ऑफ लैंड को। वो कहता है लैंड खाली सॉइल नहीं होता। लैंड से मुराद जमीन के ऊपर भी जो कुछ है, ऑलमोस्ट इतने नेचुरल चीजें ऊपर नजर आ रही हैं, जंगलात हो गए, पानी हो गया, आबो हवा हो गई, यानी क्लाइमेट हो गया, ये भी लैंड। क्लाइमेट भी लैंड है, जंगलात भी यानी ट्रीज भी लैंड है। और उसके ऊपर जो कुछ आपके पास पॉजिटिव है सब लैंड है। राइट? अच्छा, अब अगर आप देखो तो जमीन के नीचे जो
ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, वो भी सब क्या है, वो भी लैंड। और इवन लैंड के साथ टच होने वाला सी भी लैंड ही काउंट होता है। तो साहिल समंदर भी लैंड है। जमीन के अंदर पाए जाने वाला कोयला, लोहा, तांबा, सोना, वो भी लैंड है। और गैस और ऑयल वगैरह भी। और उसके ऊपर पाए जाने वाले तमाम जंगलात, पानी और क्लाइमेट भी क्या है, लैंड है। तो लैंड में आ जाती हैं ये सारी चीजें। अब लैंड में दो तरह के रिसोर्सेज हम यानी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के दो वेव्स हैं, दो तरीके। एक वो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं जो नॉन रीन्यूएबल हैं। हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज उनको कहते हैं कि जो अल्लाह ने सदियों में बनाए हैं। अल्लाह ने सदियों में बनाए हैं, जैसे इंसानों और के मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस हुए और एक लंबे अरसे बाद गैस या पेट्रोल बन गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस से अल्लाह ताला ने इन्हें बना दिया। तो ये एक लंबा अरसा है, तो हम इन्हें दोबारा नहीं वैसे बना सकते, खुद नहीं बना सकते। लिहाजा हमने इन्हें क्या कह दिया, रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिसको इंसान अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दोबारा रीयूज कर सकता है। यानी पानी है, तो पहाड़ों से आ रहा है, तो एक पहाड़ के आधे में हमने रोक के वहां एक टरबाइन लगा दिया। थोड़ा आगे आए फिर टरबाइन लगा दिया, थोड़ा आगे आए तो फिर टरबाइन लगा दिया, तो पानी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। क्या हाल है, ना उसमें से कैल्शियम कम हुआ है, ना विटामिन कम हुई है। 3 दफा रीयूज होकर आगे आ गया। 3 दफा आगे रीयूज होकर आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रीन्यूएबल, ये रीन्यू हो जाता है, ये दोबारा रिन्यू हो जाता है। राइट बच्चों? तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब आप ऐसा करें कि किताब में जो लिखा है इसको जरा एक दफा आप स्टडी कर लें सब बच्चे अपने तौर पे। ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी आ जाएं, लाहौर आ जाएं और खेल लें। और लूडो में तो हमने तमाम बच्चे खिलाने हैं कॉलेज के, जितने बच्चे हैं सब लूडो खेलेंगे। पीछे वाला नहीं बेटे, माइक्रो मैक्रो अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और पढ़ लेते, फिर मैं आपको माइक्रो मैक्रो समझाऊंगा। अभी जरा थोड़ा सा टाइम दे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा, ये आखिरी टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी और आ जाएगी ना, तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। माइक्रो मैक्रो वैसे भी ये टॉपिक पता है क्यों स्टार्ट में मुश्किल और आखिर में आसान, वो कैसे। माइक्रो के पढ़ने हैं हमने आगे 4 चैप्टर, और मैक्रो के पढ़ने 9 चैप्टर। तो जब 9 चैप्टर मैक्रो के पढ़े होंगे, 3 या 4 हमने माइक्रो के पढ़े होंगे, तो हमें खुद ही पता है माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। और अभी हम उन चैप्टरों की इंट्रोडक्शन के ऊपर टाइम जाया करते रहे, जो हमने आगे जाके पूरे पूरे पढ़ने हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन मैं आपको करा के जाऊंगा यार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है ना, इकोनॉमिक्स का सही आगाज होगा चैप्टर नंबर 2 से। लॉ ऑफ डिमांड शुरू होगा तो इकोनॉमिक्स शुरू होगा, उससे पहले सारी टर्मिनोलॉजीज। कॉलेज वालों ने ये कहा है कि आपके पास 8 से 9 क्लासें थोड़ी टर्मिनोलॉजी सिखा लें, उसके बाद हम ये बैच री करेंगे। और जब री करेंगे फिर आपकी मर्जी, जहां से मर्जी इकोनॉमिक्स शुरू कर देना, वरना मैं डिमांड से शुरू करता हूँ। लेकिन चूंकि 8 से 9 दिन है तो क्या करें, तो मैंने कहा यार टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं उतनी देर में बैच लॉन्च हो जाएगा, फिर पांचों कोर्स शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको सारा कराता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तब तक जो पढ़ रहे हैं ये बड़े मजे के टॉपिक है। अच्छा बच्चों, लैंड समझ आ गया? अच्छा, कोई इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं नजर आई जो आपको समझ ना आई हो? क्यों भाई, कोई लफ्ज कोई चीज क्लियर है? चलो सही है। हमजा जी बेटे बताओ, सवाल भेज दो मुझे उसके अंदर। लैंड इज पैसिव फैक्टर। असल में लैंड पैसिव फैक्टर क्यों है बच्चों? क्योंकि लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है। कैसे? देखिए, आपका एक लैंड का टुकड़ा है और वो माल रोड पे है, तो लैंड ने खुद तो नहीं ना आके कहना कि यार मेरे ऊपर प्लाजा बना लो, मैं ज्यादा कमा के दूंगा तुम्हें। इसके फैसले हम नहीं करने, ये खुद नहीं बोलेगा, ये खुद नहीं बोलेगा। ये हमें अकल होनी चाहिए कि माल रोड के ऊपर जमीन है, तो वहां फसलें ना उगाएं, वहां कोई शॉपिंग मॉल बना दे। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही है, तो लैंड को यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्या कह लें, नीड। आपने समझना, इसलिए पैसिव है, ये खुद कुछ नहीं करेगा, हमें बताना है कि इसका बेस्ट यूज
क्या है। और अगर यही लैंड का टुकड़ा हमारा कोई 3-4 एकड़ है, 3-4 एकड़ है, और वो जनाब जाके जो है वो मतलब सेंट्रल पंजाब के किसी इलाके में नहरी इलाका है, दलदली जमीनें हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? पानी भी है, दलदली जमीनें हैं, उससे अच्छा तो जमीन ही कोई नहीं है जी। तो वहां पे गंदम उगाए, गन्ना उगाए, चावल उगाए। क्या हाल है बच्चों? तो ये जमीन नहीं कहेगी हमें। आप वहां जाके प्लाजा बना दे, इधर फसलें उगा ले, जमीन ने थोड़ी कुछ कहना आपको। तो ये पैसिव फैक्टर है, इसके अच्छे डिसीजन हमने खुद लेने हैं। मेरे पास अपने 50 के करीब है जमीन जो है। क्या नाम लेते हैं? हैं? नहीं नहीं, 50 गमले हैं मेरे अपने। ऐसे बस आपको एक थोड़ा मैंने शो किया कि अगर 50 को हूं तो क्या आप मान जाओगे? बच्चे पहले शक में पड़ गए कि इसकी 50 एकड़ नहीं हो सकती, देखने में गरीब लग रहा है। नहीं बच्चों, कि जिम्मेदार जरा और तरह के लोग होते हैं ना बच्चों। उनमें तो अक्कड़ ही पड़ी होती है, जिम्मेदार कहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए। अगर 50 एकड़ जमीन हो तो वो यहाँ बैठा होएगा। 50 एकड़ जमीन हो तो वो जीप पे आएगा लाहौर, और रेब बैन की ऐनक लगा के बस ऐसे आपको देख के चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हैं जी? वो तो अमीर बंदा होगा। तो 50 गमले हैं, तब मैं आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या है बच्चों? लेबर। लेबर क्या है बच्चों? ह्यूमन फैक्टर है। क्या है? अच्छा, उसको नेचुरल कहा था, इसको ह्यूमन कह रहे हो, क्यों भाई? शाबाश, इंसान है ना। और लेबर कैसे बनती है? लेबर सिर्फ उन मुल्कों के पास है जिनके पास आबादी है। जिनके पास आबादी नहीं, उनके पास लेबर भी नहीं है। क्या ऐसे मुल्क हैं जो आबादी ना होने की बजाय तबाही के कगार पे पहुंच गए हैं? इटली। इटली नहीं, कनाडा, ये नहीं, कनाडा का तो आबादी ठीक है। कनाडा के गैर आबादी इलाके बहुत ज्यादा है। इससे वो आबादी दुनिया से मांगता है कि आबादी मिल जाए। तो वो इलाके जहां ना चरिंद ना परिंद, पहाड़ है, मैदान है, जमीनें भी हैं, इस्तेमाल ही कोई नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है? कहता है हम इन लोगों से इमिग्रेंट्स करके अपने मुल्क में ले जाता हूँ। और इतना सियाना है, ये नहीं करेगा इसको भी ले जाओ उसको भी ले जाओ। यहाँ लेके जाएगा इंजीनियर, यहाँ लेके जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ लेके जाएगा डॉक्टर, और उनकी डिग्रियां भी नहीं मानता। फायदा क्या? एक अच्छा डीएनए उठा के पूरी दुनिया का अपने पास ले जाएगा, और वहां जाके फिर उनकी जो नस्लें होंगी, वे जिसका बाप डॉक्टर होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, इंजीनियर होगा, और ऊपर से उसको वहां रिसोर्सेज मिलेंगे, तो उनकी नस्लें तो फिर जीनियस निकलेंगी ना। और ऊपर से क्या कर रहा है? बेस्ट डीएनए हमारा भी ले गया। बेस्ट डीएनए बर्मा से भी आ गया, श्रीलंका से भी आ गया, ठीक है जी, इंडिया से भी आ गया। अब वहां कहीं कोई लड़का कोई होगा, लड़की कोई होगी, आपस में शादियां हो जाएंगी, ठीक है। अब उनमें से जो डीएनए प्रिपेयर होगा वो उससे भी अच्छा हो जाएगा ना। फिर दुनिया के जीनियस डीएनए ले जाके उनमें से मजीद जीनियस, तो कुदरत का असूल है ना। अगर एक मर्द और एक औरत में दोनों में प्रॉब्लम हो, उनकी शादी कर दो, तो उनका जो बच्चा होगा वो दोनों से बेस्ट जो जीन्स होंगे वो पिक करेगा। कुदरत का असूल है ना। तो बेस्ट जीन्स पिक करेगा, तो उसने असूल क्या बनाया? डिग्रियां तो नहीं मानूंगा, यानी इंजीनियर भी नहीं, डॉक्टर, वहां नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ आके शादी कर सकते हो तुम। तो अपने बच्चे भी ले आओ, बीवी भी ले आओ, सारे ले आओ, लेकिन आगे नस्लें क्या होंगी? मिक्सअप हो जाएंगी। जैसे इस वक्त अमेरिका में सबसे जीनियस लोग पता है कौन से हैं? उनको हम कहते हैं आप कह लीजिए, एक वहां पे एक खास रंगत के लोग होते हैं जो काले और गोलों का मिलाप होते हैं। उनका उनका ब्लैकिश माइल कलर ही हो रहा है, रेडिश ब्लैक है उनका कलर। जितना ब्लैक इंजीनियर अवार्ड है, जितना उनके विनिंग अवार्ड है, सारे वो जीतते हैं। और वही अमेरिका को आज चला रहे हैं। और उसके अंदर जर्मन कौम के लोग हैं जिनकी वो नस्ल है, काले अमेरिकन रेड इंडियंस जो उनके हैं, और जो यहाँ से स्पेन से वो लोग लेके गए थे इमिग्रेंट्स, उनकी आगे जो नस्ल है वो अमेरिका को संभाल रही है। वैसे अमेरिकन बहुत नालायक हो चुके हैं, आपस की बात है, बहुत नालायक हो चुके हैं। मैंने एक लड़ बंदा है टॉम, उसकी असाइनमेंट हल की है 2 हफ्ते पहले। 6 माह की असाइनमेंट थी उसकी, फाइनल एमएस की, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मैंने एक रात में बैठ के की सारी।
मैंने रज के चैट जीपीटी यूज कर कुर के डाल डूल के उसका काम कर दिया। मैंने भेजा तो उन्होंने कहा सिर्फ फॉर्मेट गलत है, बाकी ठीक है। मैंने कहा फॉर्मेट आप कर लो अपनी मर्जी का। तो वो ये है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी की असाइनमेंट हल नहीं करते, गुनाह होता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी है फिर नहीं करते, अगर गोरा हो ना फिर कर देते हैं। क्यों भला? ये भी तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं ना, तो हम भी इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है ऐसे ही है। तुम देखना, हमने इनका वो बेड़ा गर्क करना है। इनके आगे जो लोग आने हैं उनको पढ़ना ही नहीं आता होगा इंशाल्लाह, हमने इतना इनको बर्बाद करना। ठीक है, लेकिन हमें फायदा कम होगा, ज्यादा फायदा चीनों को हो रहा है। अमेरिका की नालायकी का फायदा इंडिया और चाइना को हो रहा है। 5 फॉर्च्यून कंपनीज है उनकी, उनमें से 4 के हेड इंडियंस हैं। यही तो ट्रंप ने इलेक्शन में कहा था कि अगर हम जीनियस होते, हमारा एजुकेशन सिस्टम आइडियल होता, तो हमारी फॉर्च्यून कंपनी के हेड इंडियन ना होते। 5 टॉप कंपनियों में से, 5 फॉर्च्यून कंपनियों में से 4 के हेड इंडियंस हैं। तो नुकसान हमें ही, हमें फायदा नहीं इतना होता, लेकिन चलो थोड़े डॉलर मिल जाते हैं, अल्लाह खैर से। मजदूर आदमी क्या करें यार, पैसे तो कमाने हैं। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब लेबर का क्या बच्चों? लेबर है मजदूर। आबादी होगी तो मजदूर होंगे, लेकिन सिर्फ आबादी नहीं, तालीम और तरबियत भी। तालीम और तरबियत भी। तो बास कौमें ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ लेबर अच्छी है और वो आगे निकल गए। क्या अच्छी है? लेबर अच्छी है। चाइना, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर प्रोड्यूस किए उन्होंने, दुनिया के बेस्ट टेक्नीशियन, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर। आज वो दुनिया में सबसे आगे जा रहे हैं। इंडिया, लेबर ही थी ना उसके पास, उसने उसी लेबर को इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। उसी लेबर को इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। सबसे अच्छा काम पता है क्या किया, जो मुझे पसंद आया? 1972 में उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर कोई बंदा बाहर से पीएचडी करेगा, तो चूंकि उसका सैंपल और रिसर्च बाहर की है, वो बाहर ही काम करेगा, इंडिया में उसकी पीएचडी एक्सेप्ट नहीं होगी। अमेरिका से की, अमेरिका में ही काम करो। कनाडा में की है, उसका एक फायदा ये होगा कि अगर वो गया उधर कर ली, वो उधर ही जॉब करेगा, पैसे कमा के इंडिया भेजेगा, पैसे तो आएंगे। और दूसरा ये फायदा कि अगर वो चवल उधर से पढ़ के आ भी जाए तो इधर क्या कर लेगा। क्या हाल है? पाकिस्तानी कौम को कभी फॉरेन क्वालिफाइड ने कोई फायदा नहीं दिया, स्वयं मेडिकल की फील्ड, स्वयं मेडिकल की फील्ड के जिस फील्ड में सियासत में भी लाएंगे उसको बेरागर कर दे। उसकी वजह को, आपने उसे पढ़ाया किस पैराजिम में? वो दुनिया हो रहा है ना, और ये पैराजिम हो रहा है। इसलिए इंडिया ने शुरू में ही रूल बना लिया कि अगर बाहर से क्वालिफाइड है तो उसकी इंडिया में क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट। अगर तुम चाहते हो पीएचडी करो, रिसर्च करो, तो इंडिया में करो, इंडिया के माहौल में करो, फिर इंडिया के लिए कामयाब, वरना नहीं। इसका बहुत फायदा हुआ उन्हें, इसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। तो लिहाजा लेबर क्या है? मजदूर है, लेकिन मजदूर विद तरबियत है। और लेबर हो या लैंड हो, दोनों की डिमांड ड्राइव डिमांड है। ड्राइव डिमांड क्या है? जब इनसे मुतलका चीजों की डिमांड बढ़ती है तो इनकी डिमांड में इजाफा होता है। ये डायरेक्ट कभी नहीं डिमांड की जाती, इसकी डिमांड कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, हमेशा इसकी डिमांड क्या होती है? जब इससे मुतलका जो चीज ये बनाते हैं उसकी डिमांड होगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे दुनिया में खुराक की डिमांड बढ़ रही है, दुनिया में खुराक की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या हुआ है? हमारी जरखेज जमीनों की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है जी, दुनिया में लेबर वर्क बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे मजदूरों की डिमांड में इजाफा हो रहा है। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब लेबर समझ आई हमें क्या है? मजदूर है। और ये भी आप कह सकते हो कि ऐसा फैक्टर है जो कि ड्राइव्ड है, इसकी डिमांड। पढ़े जरा आप बच्चों इसको, किताब में क्या लिखा है? ठीक है बच्चों, सिंपल है। लेबर मीन मजदूर। ठीक है जी, पढ़ा लिखा भी हो, तरबियत याफ्ता भी हो, तो वो हमारे लिए कामयाब है। अच्छा बच्चों, तीसरा क्या आ गया जी? कैपिटल। कैपिटल से मुराद हमें लगता है कि ये जो पैसा हमारी जेब में है, कैपिटल है। इस पैसे को इस्तेमाल करें तो कैपिटल है, पैसा कैपिटल नहीं है।
मिसाल के तौर पे हम टूल्स खरीदें, क्या खरीदें? मशीनें, इक्विपमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कैपिटल है। टूल्स, मशीनें और इक्विपमेंट कैपिटल। मिसाल के तौर पे ये पेन कंज्यूमर गुड है, कैपिटल गुड है? क्या हाल है बच्चों? कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? क्या हाल है बच्चों? जवाब ये है, अगर घर में इस्तेमाल हुआ तो कंज्यूमर गुड है, और अगर सीएफई में इस्तेमाल हुआ तो कैपिटल गुड है। आपकी गाड़ी अगर ऊपर या क्रीम पे चले तो क्या बन जाएगी? और अगर घर में इस्तेमाल हुई तो? बात समझ आती है? तो ये पेन का भी ये मामला है। तो कैपिटल गुड्स वो मशीनरी है, वो इक्विपमेंट है जो हमें कमा के दे रहा है। राइट जी? जो मशीन, जो टूल, चाहे मोबाइल हो, ये उबर या क्रीम वालों का मोबाइल भी क्या होता है? कैपिटल गुड है। ये उनकी मशीन है, ये कंप्यूटर है जिससे वो रास्ता देख रहे हैं। ठीक है ना? फूड पैंडा वाले के लिए ये क्या है? इक्विपमेंट है, कैपिटल है। ठीक है जी? तो मशीनें, आलात, टूल, प्लांट, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सब हमारे क्या है? ये हमारा कैपिटल है। ये हमें कमा के दे रहा है, ये हमें कमा के दे रहा है। राइट बच्चों? ये बनता कैसे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे ये बनता कैसे। तो सबसे पहली बात क्या होगी बच्चों? मशीनें, टूल और आलात हमारे लिए क्या है? कैपिटल है, क्योंकि वो हमें कमा के देते हैं। तो कोई भी मशीन, टूल, कुर्सी, चेयर, मकान जो हमें पैसा कमा के दे रहा है वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल है। तो जरा पढ़िए, कैपिटल की भी डिस्क्रिप्शन हमें समझ आती है? जी, आप मैसेज भेज दीजिए यहाँ पे। नहीं बेटे, लैंड कैपिटल नहीं हो सकता, लैंड को लैंड ही रहने दे। ठीक है? लैंड को लैंड ही रहने दे, जमीन का टुकड़ा जो होता है ना वो लैंड ही रहेगा। ठीक है? हाँ, कैपिटल बन सकता है अगर उसके ऊपर हम कमर्शियल टावर को बना दें, तो फिर वो कैपिटल का हिस्सा बन सकता है। ठीक है जी? अच्छा बच्चों, समझा, समझ में आया आपको? ये भी सिंपल है। मशीनें, आलात, टूल जो हमें कमा के दे रहे हैं वो क्या है? कैपिटल। अच्छा बच्चों, अगला फैक्टर आ गया, क्या बच्चों? एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना जरा एंटरप्रेन्योरशिप को पहले मैं फाइनल कर लूं कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना बच्चों, ये बेसिकली एक वो फैक्टर है जिसके अंदर एक बंदा कारोबार शुरू करता है। तो कारोबारी बंदे को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। उर्दू में कहते हैं आजिर। जो बंदा कारोबार करता है उसको हम क्या कहते हैं? आजिर, एंटरप्रेन्योर। ये कारोबार का आइडिया लेके आता है पहली बार। क्या लेके आता है? आइडिया। तो ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, आइडिया लेके आता है। दूसरा, किसी कारोबार का ब्रांड स्टैब्लिश करता है। क्या करता है बच्चों? ब्रांड। डायरेक्ट टोयोटा किसी ने बनाया था कभी ब्रांड के तौर पे, तो वो एंटरप्रेन्योर था जिसने शुरू किया होगा आज से कोई 70-80 साल पहले जापान में। क्या हाल है? इसी तरह आपके मुल्क में पैकेजेस, हमारी पैदाइश से भी पहले का है, मेरी भी पैदाइश से पहले की ये फैक्ट्री मौजूद है। ये डब्बे शब्बे और इनकी पैकिंग, दूध की टेट्रा पैक वगैरह बनाते हैं पैकेजेस, ये मेरे बचपन से ही पहले का। ये भी किसी ने एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू किया होता है। एंटरप्रेन्योर आइडिया लेके आता है, कारोबार का तरीका सोच के आता है, ब्रांड बनाता है, और बाकी तीनों फैक्टर को रोजगार पे लगाता है। बाकी तीनों फैक्टर को, तो मजदूर को रोजगार भी एंटरप्रेन्योर देता है, काम बताता है क्या करना है। लैंड भी वही पसंद करता है, तो इसका मतलब लैंड लॉर्ड, जमीन होल्डर को भी वही, मतलब एक तरह से डील करता है। और जो कैपिटल है, मशीन कौन सी लगानी, वो भी एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। तो बाकी तीनों फैक्टरों के फैसले कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। इसलिए आपने कहा था ना, लैंड एक पैसिव फैक्टर है। तो लैंड का फैसला कौन करता है कि इस पे क्या होगा? वो एंटरप्रेन्योर है। राइट जी? तो जरा पढ़िएगा एंटरप्रेन्योर के बारे में, इन्होंने क्या लिखा है? आइडिया लाएगा, कारोबार करेगा, बाकी फैक्टर को ऑर्गेनाइज करेगा।
अच्छा बच्चों, बात समझ आती है जी? बिल्कुल ठीक है, सब समझ आया। ये एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कारोबार शुरू करता है, हम उसे आजिर कहते हैं। आइडिया वो लेके आता है, ब्रांड का नाम वो लेके आता है, बाकी सारे फैक्टर्स को काम वो बताता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और कारोबार को मुनाफा बख्श बनाता है। अब बच्चों, बात हो गई दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब वो कौम है जिनके पास ये है। कौन? एंटरप्रेन्योर जिनके पास है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब लोग। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई, देखिए लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेंगी? वेजेस मिलेंगी। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को, रिपीट करते हैं, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, यानी कि जो जमीन जिसके पास है उसे रेंट मिलेगा। जो लेबर है उसको क्या मिलेगी? वेजेस। और कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अच्छा, है पैसे ही, लेकिन हर एक के पैसों का नाम अलग है। मुआवजा, मुआवजा एक जनरल टर्म है। तो जो लैंड का मुआवजा है पैसा ही, नाम क्या है? रेंट। जो लेबर है, और कहते हैं इसको फिक्स फैक्टर है, लैंड फिक्स होता है ना। क्या हाल है? तो बेनहम कहता है कि फिक्स फैक्टर का होता है रिटर्न, रेंट। तो फिक्स क्यों है? जो पाकिस्तान का जोग्राफिया जितना है वो उतना ही है। 13,000 मुरब्बा मील, बस ये इसका जोग्राफिया है। तो इतना ही रहेगा, इसलिए फिक्स फैक्टर है। तो आप देखिएगा जरा, इसके अंदर रिवार्ड लिखे होंगे कहीं, रिवार्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं बच्चों। तो बेनहम है ना इसका नाम। तो ये कहता है कि जी फिक्स फैक्टर का जो मुआवजा होता है उसे हम रेंट कहते हैं। और लेबर के मतलब कौन कह रहा है? क्या नाम, क्या बंदे का जो लेबर पे बात की है, लेबर के मुआवजे पे बात की है? अभी यहाँ पे बंदे का नाम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है बच्चों? बैन, क्या नाम है? बेनहम। तो लेबर, लेबर पे बात की इसने। ठीक है, लेबर पे किसने बात की बच्चों? इन्वेस्टमेंट किसमें है बेटा? इन्वेस्टमेंट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा। जो चीज मैं पढ़ा नहीं रहा उस पर मत सोचें आप प्लीज। मैंने इन्वेस्टमेंट पढ़ाई? कोई इन्वेस्टमेंट का टॉपिक छेड़ा मैंने? मैं तो छेड़ा ही नहीं बेटे। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर आगे आएगा तब पढ़ाऊंगा ना वो। ठीक है ना? तो बैनम ने लेबर पे बात की है, रेंट पे किसने बात की है? सेमुल्सन, पॉल सेमुल्सन कहता है ना, रेंट पे बात करता है कि जी जो लेबर है, जो लैंड है उसको रेंट मिलेगा, है ना जी। अच्छा, और कैपिटल के मतलब भी कोई बंदा बोला है, मार्शल, क्या कहता है? ठीक होगी ना बात? अच्छा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? बस डेट्स ऑल, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो बिल्कुल ठीक हो गया अली हमजा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज पे आपने ख्याल रखना है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, आगे जाके अकाउंटिंग है, कास्ट काउंटिंग है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वंडरिंग ऑफ थॉट नहीं करनी है आपने। वंडरिंग ऑफ थॉट नहीं करनी, क्या मतलब? इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ ध्यान होता है। सबका होता है। जमात के साथ नमाज हो रही थी, सबका ध्यान अल्लाह की तरफ होता है? नहीं, कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अम्मी ने पैसे दिए थे, वापसी पे केचप की बोतल लेके आनी, होता है। नमाज नियत करते ही आपको याद आएगा, वो ये सुबह क्लास में बच्चों को ना एक्सरसाइज में वो सवाल कराना था, वो नहीं कराया। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको कुछ मुख्तलिफ बातों के ध्यान आते रहेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आप उसी चीज पे फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, दूसरा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने की भी कोशिश ना करें। जो राइटर ने रिलेट की है वही रिलेट हो सकती है, क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नए होंगे ना, तो आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है? जैसे हमारे शायरों ने बेतुकी चीजें रिलेट की हैं, तोता मैना की कहानी बना दी। अब तोता की तोती होती है और मैना का मैनू होता है, उन्होंने तोता मैना जोड़ी बना दी। तो आपने ये काम नहीं करने बेतुके। ठीक है? शायरों वाले काम नहीं करने। तोते को शोहर बना दिया, मैना को बीवी बना दिया, जबकि एक बात ही गलत, वो जेंडर अलग है, वो अलग है, सिर्फ ही अलग है।
तो ये काम नहीं करना। उसको पता है क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस चीज से कंपेयर करना है, आपने उसी से कंपेयर करना है जो हमारी किताब का राइटर के। दूसरी बातों को भी कंपेयर, वो भी स्टडी बनी नहीं है, जब बनेगी रिसर्च होगी, प्रूव होगी, लंबा काम है। अभी हम रिसर्चर नहीं है, अभी हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इधर उधर नहीं सोच। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं अपनी बात में। बात ये कैपिटल बनता कैसे है, कैपिटल बनता कैसे है, तो ये आपका तीसरा फैक्टर था। देखिए इसी के अंदर एक टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन अलग टॉपिक है, आगे जाके होगा कि अगले पेज पे है। इस पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन, पेज नंबर 12। अच्छा, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है एक्चुअली ये उसकी डिटेल है, टॉपिक नंबर 3 की। कैपिटल की डिटेल है, कैपिटल बनता कैसे। लो जी, कैपिटल बनता तो यार बहुत आसान है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। होता क्या बच्चों, मैं आपको भी बताता हूँ। हम लोग घरों में पैसा जमा करते हैं, किसमें, मनी बॉक्स में। पैसा अम्मी अब्बू मैं आप सब मिलके क्या करते हैं, पैसा घरों में रख लेते हैं। अगर ये पैसा घरों में रहता हम इसको होर्डिंग कहेंगे। होर्डिंग का मतलब एक चीज होल्ड करके रखी हुई। हम इस पैसे को कहाँ रख देंगे, या तो बैंक में रख देंगे, या इंश्योरेंस करा लेंगे, या किसी म्यूचुअल फंड को दे देंगे। हम पैसा उठा के बैंक के पास रख। पहला सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, सेव करना। किसी तरह से दिल को मनाना कि ये पैसे तो खर्च ना करिए, सेव करना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सेव कर लिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, पैसों को बैंक में डालना। तो हकीकत बात ये, इंसान की जेब में पैसे हैं ना, उसे ख्याल आता रहेगा यार इनको खर्च कर, यार इनको खर्च कर, यार इनको खर्च कर। क्यों, पैसे में खुद बड़ा मोटिव है कि मुझे खर्च कर, खर्च कर, खर्च कर। हाँ देखो, चीख चीख के कह रहा है गंजू, गंजू चीख चीख के कह रहा है खर्च कर, खर्च कर। ये मेरी सैलरी के पैसे हैं आधे बच्चे में। मेरी सैलरी है $600, तो अब 300 रह गए। तो शाम की नौकरी है ना, उसे $600 मिलते हैं, गरीब आदमी पैसे ही नहीं देते वो। इतना मालक कंजूस मक्खी चूस है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और वो पता है कौन है, वो है ना जनरल बाजवा, उसका भतीजा है। उसका नाम है मुबशर बाजवा। मेरा नाम बशर वसीम है, तो मुझे उसने रख लिया हो, इसलिए ये कोई फायदा है उसको। कहता है जब फोन आए तो कहा करो आया यस आई एम मुबशर, वो समझेंगे तुम मैं हूं, तो फिर जो बातें मेरी तरफ से कहनी कह दिया। वो तो फिरता रहता है, फोन भी मेरे पास, हर चीज मेरे पास। दूसरा है अली। अली इधर के रहने वाला था पहले, उसके अब्बू अमेरिका चले गए, वो भी चला गया बचपन में। तो वो है, तो इन्होंने मुझे फोन भी दिया हुआ है, ये देखो मेरा अमेरिका का नंबर भी है एक। ये देखो ये मेरा अमेरिका का नंबर है, ये अमेरिका का है 762 762 252 5278। ये मेरा अमेरिका का नंबर है, ठीक है ना। तो इसको इसको डायल करोगे पैसे लगेंगे तुम्हारे। हाँ तो ये अमेरिका का। अच्छा, इसका एक फायदा ये, मैं अमेरिका में किसी को भी कॉल कर सकता हूँ किसी भी वक्त। तो ये मेरा फोन उधर का नंबर है मेरा, ठीक है ना। तो मुझे उधर का नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, इसी पे कॉल आ जाती है अक्सर। कॉल क्या आती है मैं बता ही देता हूँ। इन्होंने लोगों के पैसे देने होते हैं, उधार लिया होता है माल इन्होंने, और खुद इनसे बात करनी आती नहीं। मैं कहानी डाल लेता हूँ, वो मैं गरीब, उनको पता है गरीब आदमी कहानी बना लेगा कोई ना कोई। मैं रोजाना कोई ना कोई नई कहानी काट देता हूँ। Actually, we've done a work with a public project, and there is a process is slow. You know that the bureaucratic process is a normally take a lengthy time to pick up the money. That's why your payment is delayed. And can you let me know your direct number? I will try my level best to get the money. तो दो तीन कालें तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। तीसरी काल पे अक्सर वो वकील पे कॉल आती है। ऐसे चवल हैं, हमें नहीं देते पैसे। हमें दे, मुझे मुझे 400 से शुरू किया, 450 किया, अब 550 वगैरह कह रहा था, 600 दूंगा, 550 भेजा। तो करते क्या है कि
कोई मशीनरी ली इक्विपमेंट किराए पे, और वो किसी जगह रखा है और याद ही नहीं है। पड़ोसी ने कंप्लेंट की, पता चला इक्विपमेंट वहां मंगवाया था, प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हुआ। वो उसका किराया $1,10,000 बढ़ गया। अब मुझे कहता अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मिंतरला हो सकता। मैंने पहला मिंतरला किया, कंपनी ने 50,000 कर, फिर भी नहीं मान। एंड पे आगे क्या हुआ, उसने वकील कर लिया। फिर मैंने कहा तो वकील भी कर लेगा, वो फिर कोई दलील ले आएंगे तो फिर फंस जाएगा। करते करते मैंने 25,000 में बात करा दी। ऐसे करके मैंने उनका मामला हल करा दिया। अच्छा बच्चों, एनीवे, लेकिन मसला ये है, मेरी मेमोरी है ना, मुझे चीजें भूल जाती हैं अक्सर, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं। एक ही अकाउंटेंसी की असाइनमेंट है, दो चार्टेड अकाउंटेंट लगाए हुए हैं, एसीसी है, उनको काम देना होता है, वो अलग चल रहा है। वहां घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनका हिसाब रखना होता है, बिजली के गैस के नलके के कनेक्शन लगवाने होते हैं। जो सिविल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनका मटेरियल का ख्याल रखना होता है, फिर पेरोल का ख्याल रखना होता है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, मुझे एक चीज करता हूँ दूसरी रह जाती है, वो फिर मैंने लंबी लिस्ट। अच्छा, वेबसाइट के क्लाइंट होते हैं, उनको वेबसाइट्स की काम करा के देते हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करा के देते हैं, वो अलहदा स्टाफ है मेरा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा काम ये होता है कि वहां पे जो रियल स्टेट वाले हैं उन्हें कोई हेल्पर या एजेंट चाहिए होते हैं, या सॉरी वर्चुअल एडमिन चाहिए होते हैं, जैसे वर्कर यहाँ से बैठ गए, वो करने होते हैं। तो वो इतना लंबा काम है कि बंदे को एक करो तो दूसरा जेन से निकल जाता। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब बात यह है कि यहाँ पे आ गया बच्चों क्या, पैसा। तो पैसा आप डालते हैं मनी बॉक्स में और बाद में रख देते हैं बैंक में। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, पैसा बैंक में जाए और बैंक ईमानदारी से वो पैसा किसी कारोबारी, इसको बच्चों कारोबार को दे, खुद ना रख ले। और फिर तीसरे स्टेप में जब वो कारोबार के पास जाए तो वो उससे मशीन खरीदे। तो ये है प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है, पैसा सेव करना, ये सबसे मुश्किल काम है। और दूसरा स्टेप क्या है, बैंक यानी पाइपलाइन में पैसा जाए, और पाइपलाइन से कहा जाए, और फिर कारोबार वाला भी उसको जाया ना करे, क्या करे, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन होगी। वरना इस तीन स्टेप में से कहीं भी पैसा रुक गया तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। राइट बच्चों। अब देखो क्या है, पहला काम क्या बच्चों, ये देखो, और सेविंग को काम बचाना है। तो ये सबसे औखा काम है पहला। दूसरा काम क्या बच्चों, सेविंग को मोबिलाइज करना, और मोबिलाइज करके कहाँ जाए, बैंक, बैंक से कहाँ पहुंचे, कारोबारी, और कारोबारी लोग फिर ईमानदारी से उसके साथ वो खरीदें, मशीन खरीद लें, प्लांट खरीद लें, व्हीकल खरीद लें। तो फिर ये क्या बन गया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप। राइट बच्चों। किताब में कैसे लिखा है, किताब में लिखा है देखो, पहला है सबसे मुश्किल काम क्या बच्चों, क्रिएशन ऑफ सेविंग। देखो कैसे, सेविंग्स आर डन बाय इंडिविजुअल आर हाउस होल्ड्स। सेविंग कौन करता है, इंडिविजुअल करते हैं। और कौन करते हैं बच्चों, इंडिविजुअल करता है और हाउस होल्ड करते हैं। और बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल देयर इनकम, क्या मुश्किल काम करके सारा पैसा खर्च नहीं करते। ठीक है जी। और ये सबसे मुश्किल काम है, और डिपेंड करता है, अगर तो आपके मुल्क में महंगाई नहीं होगी, आमदनियां ज्यादा होंगी, तो सेविंग ज्यादा होगी। दूसरा प्रोसेस क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आप अपनी सेविंग को क्या करो, क्या करो बच्चों, देखो देखो देखो, ट्रांसफर फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस, ये दूसरा स्टेप है। उसके लिए हम तो बिजनेस पे के पास ही ना जा सकते। हम पैसे को उठा के कहाँ रखेंगे, हम पैसे को उठा के बैंक में रख देंगे, इन्वेस्टर्स को दे देंगे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो पहला स्टेप सेविंग करना, और दूसरा पैसे को पहुंचाना है कारोबार तक। तो उसको पहुंचाने का तरीका ये कि हम खुद तो जा नहीं सकते, क्या करेंगे, या बैंक में रख दो, या सेविंग सेंटर में रख दो, या गवर्नमेंट को दे दो। वो फिर आगे जाके क्या करेंगे, ये पैसा दे देंगे कारोबारी बंदे को। और फिर कारोबारी बंदा क्या करे, ईमानदारी से हमने जो उसको पैसे भेजे हैं उसकी क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट क्या करे, उससे वो कोई एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स करे, यानी कोई कारोबार का आगाज, नया कारोबार को हम वेंचर कह देते हैं ना। और उसके लिए क्या करे, शाबाश बच्चों, रिस्क फेस करे, और इसकी मदद से कोई कोई मशीन खरीदे, प्लांट खरीदे,
वो कारोबार कर लिया। राइट बच्चों? तो पहला स्टेप क्या है? सेविंग करना। दूसरा स्टेप क्या है? पैसा कारोबार तक तक पहुंचाना, और पहुंचाने में बैंक काम करेगा। और जब कारोबार तक पहुंच गया, अब वो क्या करे? अब वो नहीं, वो पैसे लो जनाब, स्विट्जरलैंड निकल जाए बेगम को लेके, तो ये तो कोई इन्वेस्टमेंट ना हुई, ये तो सारी एफर्ट ही जाया हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों? वैसे आपने कभी कारोबारी लोगों को देखा है? नहीं देखा? कारोबारी लोग पैसा जाया करते ही नहीं, कारोबारी लोग पैसा जाया नहीं करते। एक और चीज कभी नोट कीजिएगा, जो कारोबारी लोग होते हैं ना, उनमें एक और खूबी होती है, पैसा मारते भी नहीं है। ये भी याद रखें। अगर हम पैसे उधार दे दें निशात वालों को, अम्मार वालों को, या नेस्ले वालों को, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, तो आपको लगता है कि वो बैंक का पैसा दिए बगैर भाग जाएंगे? क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि उन्होंने नाम स्टेब्लिश किया एक सदी में। एक सदी का नाम पैसों के लिए तो नहीं डुबो देंगे। जैसे कारोबारी बंदा पैसे लेके नहीं भागता, बल्कि वो आपका मशहूर रहता है कि आपने उसे 100 रुपया दिया ना, वो आपके 100 रुपये से 200 कमाएगा, आपका 100 वापस कर देगा, और उसमें से 100 खुद रख लेगा, और आगे कहेगा यहाँ और दे दो मुझे। ठीक है? इसलिए कारोबारी बंदा कभी भी चोरी नहीं करता। एक आम मनकूला ये कि कारोबारी बंदा चोरी नहीं करता, चूंकि उसे कमाना आता है। क्योंकि उसे कमाना आता है, तो जिसको कमाना आता है वो चोरी जरा कम ही करेगा। क्या हाल है? आप नोट कीजिए ना, बिल गेट हो गया, टाटा साहब हो गए, अंबानी ग्रुप हो गया। हमारे अपने भी अंबानी ग्रुप थे, हमने भगा दिए थे पाकिस्तान से। हमारा अंबानी ग्रुप पता है किसको कह सकते हैं आप? हमारे एक इधर एक अमीर आदमी था, उसकी फैक्ट्री थी, उसका नाम था बीको कंपनी। बाद में हमने उसको पीको बना दिया, टाउनशिप में था वो। चाइना को जो पहली इंजीनियरिंग किट्स चाहिए थी और मशीनें चाहिए थी, वो उसने बना के भेजी थी पाकिस्तान से। चाइना जब इंजीनियरिंग की पहली किट चाहिए थी, तो ये टाउनशिप से गई थी बन के। और वो उस वक्त क्या कर रहा था? वो रेलवे इंजन डिजाइन कर रहा था पाकिस्तान रेलवे के लिए। उस वक्त हमने उसे नेशनलाइज कर दी। अगर हम उसे ना, अच्छा, वो कंपनी बीको कंपनी वो थी जिसको एट ए टाइम टाटा को और बीको को मर्सिडीज ने प्लांट ऑफर किया था, और 2 दफा किया था। और उसने वो प्लांट लेना था मर्सिडीज का, तो जो टाटा के ट्रक वहां चलते हैं वही हमारे यहाँ बनते हैं। तो हमने उसे क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया, जा पच जा, फैक्ट्री साड़ी हो गई। और फिर उस फैक्ट्री में हमने क्या बनाई? साइकिलें। पीको की मशहूर साइकिल वहां बनता है। हमने वहां पे, जहां ट्रक बनने थे, गाड़ियां बननी थी मर्सिडीज की, हमने इतनी कामयाबी से उसके अंदर साइकिलें बनाई है। ठीक है? और ये जो नवाज शरीफ फैमिली थी, इनका 1960 में टैंक का लाइसेंस लिया इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से। 1960 में ये टैंक बना रहे थे, जो चाइना भी नहीं अभी बना रहा था। उसका लाइसेंस, और अमेरिका की एक कंपनी को प्राइवेटली इन्होंने हायर कर लिया। लोहे का काम इनको इतना आता था। इनके साथ पीपल्स पार्टी वालों का फटा पड़ गया, उन्होंने इनकी भी 2 फैक्ट्रियां नेशनलाइज कर दी। और खूबी के बाद जालो ने इनके साथ क्या किया? वो जो पीछे कॉलोनियां थी ना, कॉलोनियां थी बनी हुई, उनकी मैनेजर्स की, और वो जाके वहां के एसी लूट लिए घरों में घुस के। वो भागे यहाँ से, वो यहाँ से भागे। उन्होंने कतर जाके मिल लगा ली, और एक जाके सऊदीया में स्टील मिल लगा ली उन्होंने। उन्होंने कहा ये तो कारोबार ही नहीं करने देते, उन्होंने जाके उधर कर लिया। और ये जो बीको कंपनी का मालिक है, जर्मनी में मर गया जाके कसमो कुर्सी की हालत में। बहुत बुरे हालात में ये मरा। ये सियाने थे। इन्होंने यहाँ से जो कुछ इकट्ठा करना था ले गए, जितना निकला जाके इन्होंने वहां मिल लगाई। और लोहे का इनको इतना काम आता है, इनको 2 सरिये दे दो ना घर के, ये मिल लगा लेते। क्यों? कारोबार बहुत आता है, बिजनेस इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर हम इन लोगों को भगाते ना तो आज हमारे पास टैक्स लगाने के लिए कई अंबानी होने थे, कई टाटा होने थे। आज 26 फैमिलियों का हमने बेराग रखी है। कितनी? और उनके पास तो थी दो। उनकी दो उन्हें कहाँ ले गई? और हमारे पास ये 26 फैमिलियां थी। और अगर हम इनका बेरागरक ना करते, तो आज हमारे बच्चे खुशबाश होते। और 50-60 की दहाई में टेक्सला में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इसलिए बनी
कि इन लोगों ने सारों ने कहा कि ये जो तुम यूईटी में इंजीनियर पैदा करते हो तो आटे में नमक भी नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत ही नहीं पूरी करते, हमें ज्यादा इंजीनियर चाहिए। और उस वक्त इंजीनियर के हालात ही होते थे, थर्ड ईयर में जॉब हायर हो जाती थी उसकी, चौथा साल पूरा ही नहीं होता। इंटर्नशिप के लिए जाता था वो छोड़ते ही नहीं थे, कहते आ जा जो लेना ले ले हमारे साथ काम कर। इतनी डिमांड थी बच्चों। एमबीए कराने के लिए 60 की दहाई में आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी में अमेरिका से और इंग्लैंड से प्रोफेसर बुलाए गए थे, आईबीए पंजाब स्ट्रीम में, कि हमें बिजनेस स्टडीज चाहिए क्योंकि कारोबार करना है, क्या करना। तो गोरों ने आके यहाँ रह के हमारे बच्चों को पढ़ाया और वो पैसा इंडस्ट्री ने दिया। और अभी भी हमारी इंडस्ट्री को इतनी फारिग नहीं है। सियालकोट का एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री ने, प्राइवेट इंडस्ट्री ने चैरिटी इकट्ठी करके एयरपोर्ट बना दिया। अंदाजा करें। अब आप सोचें कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ठीक है ना। और ये चबलों को, नवाज शरीफ लोगों को तो फैमिली को लाना ही नहीं चाहिए था सियासत में, कि इतने बड़े कारोबारी थे, इनको कारोबार में ही रहना चाहिए था। बेरा गर्क किया यहिया खान ने इनका, इनके अंदर जो सियासी बीज बोया है ना, उससे हमारा बड़ा नुकसान है। वरना ये चुप करके कारोबार कर रहे होते, आज पाकिस्तान में 4 से 6 स्टील मिल होती, ये कोई रेलवे इंजन बना रहे होते, कोई गाड़ियां बना रहे होते, तो आज हम इससे अच्छी हालत में होते। सियासतदान सियासत करते, ये लोग अपना कारोबार करते। आपने कारोबारी बंदे को सियासत में लाके ना कारोबार जो का छड़िया थे ना, इधर जो का पूरा ही बेरा गर्क कर दिया। और ये कौन लाया? याहिया खान। उसे ख्याल आया कि इन्ने पैसे ने इन्हों को सियासत ही जान के, तो इश्तेहार बड़े अच्छे छपवाएंगे। ठीक है। और आप देखिए वो जब गवर्नमेंट में आते हैं ना, कभी देखा वजीर आजम आजकल कहीं नजर आता हो? कहीं भी नहीं। वो बिजनेस की तरह कारोबार चलाते हैं आपके मुल्क को भी। हर वक्त कारोबार, हर वक्त कारोबार, हर वक्त। और कारोबारी तबका उनसे खुश भी। यहाँ तो फिर दो वजीर आजम रखे, एक ये रख लिया करें, एक सही वाला रख लिया करें। लेकिन अवामी महफिल में कहीं आपको नजर आता है? कहीं नजर ही नहीं आता। और ऊपर से ये बंदा इतना तेज है, इसको 4-6 जुबानें आती। चाइना जाएगा ची मोंग चिंग, जनाब चाइनीज बोलेगा बगैर इंटरप्रेटर के। और ये जो अरब में जाता है, आपने देखा है, साथ साथ चलते हुए बोलता जा रहा होता है। अरबी भी आती है। मैं हैरान हुआ जब स्वात में आया ना सैलाब, तो वहां गया, वहां डच लड़की के साथ बातें करने लग गया डच में। तो ये बड़ा तेज है ये, मतलब कि आप समझे कि ये कम से कम उनकी 4 से 6 कंपनियों का बैक वक्त सीईओ था। 4 से 6 कंपनियों का बैक वक्त सीईओ था। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें अगर हम मार के भी भगा देंगे ना यहाँ से, इनको इंग्लैंड भेज दो, जहां मर्जी भेज, भाई इनके कारोबार सेट रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ हम गरीबों को ही पड़ता है। तो इसलिए ये इनको जो सियासत में लाए ना यहिया खान साहब, उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। बिजनेसमैन को इबादत है, बिजनेसमैन, बिजनेस करना इबादत है। वो इबादत कर रहे थे, आप उन्हें करने देते। और आपकी वजह से जब वो सियासत में आए तो उन्हें सियासी लोगों ने तंग किया, उनके शिप ब्लॉक किए बेनजीर ने, उनका मेटल ब्लॉक किया, वो इंडस्ट्री उठा के बाहर भाग गए। और जब वो बाहर भागे, वो अपना पैसा भी बाहर ले गए। फिर आप क्यों रोते हैं हमारा पैसा बाहर गया? भाई पंगा तो आपने लिया ना, गलत रुख तो आपने अख्तियार किया। क्या हाल है? अब इंडिया ने ये नहीं किया कि टाटा साहब को वजीर आजम बना दे मुल्क का, किया उन्होंने? अंबानी को वजीर आजम बना दे। यही देखे ना। तो ये हमारा अंबानी था, और हमने अंबानी को आम पर बना दिया पकड़ के। और वो खुद भी जलील हो रहा है, हम तो हो ही रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? तो कभी भी अच्छा, जिस बंदे का जो काम है उसको उसी पे रहने दो यार, जरूरत क्या है? नहीं जी,